हेलो गाइस, अब हम शुरू करने वाले पार्ट 3 ऑफ षट ऋतुचर्या चैप्टर 6 सूत्र स्थान तस्य शितीय अध्याय का। अभी तक हमने ऑलरेडी 3 ऋतुएं पढ़ ली हैं, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और शरद ऋतु। अब हम बाकी ऋतुओं पढ़ेंगे। ऋतु शुरू होने से पहले एक बार आप संवत्सर वाली टेबल देखेंगे कि अभी हमें आदान काल में वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और विसर्ग काल में वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ना है। इस टेबल के बारे में जो चीज़ मेरे को एक्सप्लेन करनी है दोबारा से कर रही हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ, कि आदान काल की स्टार्टिंग में और विसर्ग काल के लास्ट में हमारा श्रेष्ठ बल होता है, मध्य में मध्यम बल होता है और अंत में दौर्बल्य रहता है। अब ये वाली टेबल जो पहले भी दिखाई है मैंने संचय प्रकोप प्रसर की, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको क्लियर रहे कि अब जो हम ऋतु पढ़ने वाले हैं उसमें कौन से दोष का संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रसर होता है। वसंत में कफ का प्रकोप होता है, ग्रीष्म में कफ का प्रसर होता है और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो वसंत वर्षा को खासकर याद रखेंगे, वर्षा में वात का और वसंत में कफ का प्रकोप रहता है। अब हम देखेंगे वसंत ऋतु। वसंत ऋतुचर्या हेमंत ऋतु में जो संचित हुआ कफ वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से द्रवीभूत होकर जठराग्नि को मंद कर देता है, अतः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उस संचित कफ को दूर करने के लिए वसंत ऋतु में वमन आदि पंचकर्म कराना चाहिए, क्योंकि वसंत से पहले हेमंत ऋतु आ रहा था जिसमें कफ संचित हो रहा था। वसंत में सूर्य की किरणें आ गई तो वो कफ अब पिघलने लगेगा तो हमारी जठराग्नि भी कम हो जाएगी। और कफ को निकालने के लिए बेस्ट चिकित्सा होती है वमन। अब त्याज्य आहार विहार क्या होने चाहिए वसंत ऋतु में? वसंत ऋतु में गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर आहार तथा दिन में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु हैवी है, अम्ल भी कफ को बढ़ाएगा, स्निग्ध भी, मधुर भी, और दिन में सोना भी कफ को बढ़ाता है, तो इनको हमें फॉलो नहीं करना है। पर वसंत ऋतु में खाना क्या चाहिए? वसंत ऋतु में एक्सरसाइज करनी चाहिए, उपटन लगाना चाहिए, धूमपान, कवल ग्रह, अंजन तथा मूत्र मल त्याग के बाद गुनगुना जल का प्रयोग करना चाहिए। मिले हुए चंदन और अगर का शरीर पर लेप लगाना चाहिए। जौ, गेहूँ, सीधु और माधविक का पान तथा स्त्रियों और उपवनों के यौवन का अनुभव करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कफ को कम करती हैं, इसलिए हम लोग करेंगे। और जो हमारे पुराने जौ, गेहूँ मधुर होते हुए भी कफकारक नहीं होते हैं। अगर हम नया अन्न सेवन करेंगे तो वो तो कफ को बढ़ाता है, बट अगर वो पुराना है तो वो कफ को नहीं बढ़ाता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतुचर्या। अब ग्रीष्म पता ही है कि समर सीज़न की बात हो रही है, तो ग्रीष्म में जो सूर्य यानी सन होता है अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह को सोख लेता है। ये मैंने शरद में भी बताया था। तो अब क्या होगा, इस काल में मधुर रस तथा शीत वीर्य वाले द्रव और स्निग्ध अन्नपान, चीनी के साथ शीतल मंत्र, घी, सत्तू एवं शीतल जल का न अति सांद्र मिश्रण, घी, दूध, चावल, इनका सेवन करने से स्वाभाविक बल का नाश नहीं होने पाता। अब गर्मी होती है तो हमें पता है कि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन रहती है, तो हमें उस एनर्जी को मेंटेन करके रखना है। तो मधुर रस अगर हम इसमें लेंगे ना तो मधुर रस स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठंडी चीज़ें लेंगे, ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड डाइट अच्छी होती है। स्निग्ध अन्नपान लेंगे। स्निग्ध क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पता है आदान काल में आता है, आदान काल में रूक्षता भी ज़्यादा होती है। अब है ग्रीष्म ऋतु में वर्ज्य आहार विहार। ग्रीष्म ऋतु में मदिरा का सेवन अल्प मात्रा में करना चाहिए अथवा नहीं पीना चाहिए, या अधिक जल मिला के पीना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो अल्कोहल होती है उसको हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, कंसनट्रेट करके नहीं लेना, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लो उसे वाटर के साथ, तब आप ले सकते हो। लवण, अम्ल और कटु रस वाले उष्ण वीर्य द्रव्यों का सेवन तथा व्यायाम नहीं करना चाहिए। गर्म चीज़ें नहीं लेंगे, ऑलरेडी बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं हम लोग क्योंकि हमारा बल भी तो कम होता चला जा रहा है इसमें। अब देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में विहार कैसा होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय शीतल कमरे में तथा रात्रि में समय चांदनी से शीतल हुए हवादार छत पर शरीर में चंदन का लेप लगाकर सोना चाहिए। मोती, मणि आदि से देह अलंकृत करके चंदन मिले जल से ठंडे किए हुए पंखों से हवा करनी चाहिए। कोमल हाथों का स्पर्श प्राप्त करते हुए आसन पर बैठना चाहिए तथा शीतल उद्यान, शीतल जल या शीतल पुष्पों का सेवन करना चाहिए, किंतु मैथुन से बचे रहना चाहिए। तो हमें समझ में आएगा कि हमारी लाइफस्टाइल मतलब हमें सब कुछ ठंडा ठंडा करना है, गर्म नहीं करेंगे। ऑब्वियसली गर्मी बहुत है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो, क्योंकि ऑलरेडी हम दौर्बल्य होंगे उस टाइम पे। अब हम आएंगे वर्षा ऋतुचर्या में। हमने पहले ही उस टेबल का स्क्रीनशॉट जो लिया था उसमें था कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। वात एक लौता ऐसा दोष है जो पित्त को भी और कफ को भी अपने साथ लेके चलता है।
तो आदान काल में मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है। अब वर्षा हमारी विसर्ग काल में आ रहा है, तो दुर्बल शरीर में एक तो जठराग्नि दुर्बल रहती है। वर्षा ऋतु के आ जाने पे दूषित वात आदि दोष से दुष्ट जठराग्नि और भी दुर्बल, हमारी अग्नि इसमें और ज़्यादा दुर्बल हो जाती, पहले ही दुर्बल थी। इस ऋतु में भूमि से भाप निकलना, आकाश से जल बरसने तथा जल का अम्ल विपाक होने के कारण जब अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है तब वातादि दोष कुपित हो जाते हैं। अतः वर्षा काल में साधारण रूप से सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधारण नियम का तात्पर्य है त्रिदोष नाशक वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। वात दूषित होता है, वात पित्त और कफ को भी अपने साथ दूषित करता है। अब वर्षा ऋतु में हमें अवॉइड क्या करना है, तो वर्षा ऋतु में जल में घुला सत्तू दिन में नहीं सोना है अवश्य, यानी ओस गिरते समय उसमें बैठना या घूमना नहीं है, नदी का जल नहीं पीना, एक्सरसाइज नहीं करनी है, धूप में बैठना नहीं है और मैथुन छोड़ देना चाहिए। अब है वर्षा ऋतु में सेवनीय आहार विहार हम क्या कर सकते हैं। तो वर्षा ऋतु में खाने पीने की सभी चीज़ें बनाते समय उसमें मधु अवश्य मिला लेना चाहिए। मधु मतलब शहद अवश्य मिला लेना चाहिए। वात और वर्षा से भरे उन विशेष शीत वाले दिनों में अम्ल तथा लवण रस वाले और स्नेह द्रव्य घृत आदि की प्रधानता भोजन में रहनी चाहिए। जठरा अग्नि की रक्षा चाहने वाले पुरुषों को भोजन में पुराने जौ गेहूँ चावल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शाकाहारी व्यक्तियों को संस्कृत मूंग के यूज के साथ लेना चाहिए। इस वस्तु में मधु मिलाकर अल्प मात्रा में माधविक अरिष्ट एवं जल का सेवन करना चाहिए। आप कुछ भी ले रहे हैं ना तो उसमें मधु मिला लो, शहद मिला लो। वर्षा ऋतु में आकाश का जल गर्म करके शीतल किया हुआ जल, कूप या सरोवर का जल पीना चाहिए। इसमें लिखा ज़रूर है बट हम लोग अब यूज़ नहीं करते क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसे मतलब वर्षा ऋतु में आकाश का जल तो नहीं यूज़ कर सकते, बट गर्म करके शीतल किया हुआ जल हम लोग ले सकते हैं। इसमें प्रघर्षण, उद्वर्तन यानी उपटन, स्नान, गंध यानी कि चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग और सुगंधित पुष्पमालाओं का धारण करना हितकारक है। और पवित्र वस्त्र धारण करना और क्लेद रहित सूखे स्थान पर रहना चाहिए। वर्षा में तो आपको पता है ऑलरेडी बहुत बारिश रहती है, तो आप सूखे स्थानों पर रहना प्रेफर करना चाहिए और लाइट और एकदम क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। एक और चीज़ पे फोकस करेंगे कि वर्षा काल में अन्नपान में मधु मिलाकर प्रयोग करने को कहा गया है, परंतु मधु मधुर रस प्रदान होते हुए शीतल और लघु होने से अल्प वातल होता है। तो फिर इस हिसाब से तो हमें वर्षा काल में उसे नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी वात का प्रकोप होता है। तो चक्रपाणि ने ऐसे बताया है कि मधु वर्षा ऋतु में जो उत्पन्न क्लेद होता है उसको शमन करता है, अतएव थोड़ी मात्रा में सेवन करने से कोई हानि नहीं होती। तो यहाँ हमारा षड ऋतुचर्या ख़त्म हो चुका है। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।